नमस्कार, प्रभास अखिल न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले योगी बनाम अखिलेश की सियासत अब सीधे जातीय समीकरणों के अखाड़े में उतर चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां समाजवादी पार्टी के पीडीए की नई नई राजनीतिक व्याख्याएं गढ़ते हुए कभी इसे परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी तो कभी प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी बताते हैं, वहीं अब अखिलेश यादव ने उसी पीडीए का नया अर्थ निकालकर बीजेपी को उसी के अंदाज में जवाब दे दिया है। अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि पीडीए में पीडी का मतलब पंडित है, यानी जिस नारे को बीजेपी लगातार निशाने पर ले रही थी उसे सपा प्रमुख ने ब्राह्मण राजनीति के नए दरवाजे में बदलने की कोशिश कर दी। दरअसल समाजवादी नेता जनेश्वर मिश्र की जयंती पर लखनऊ में आयोजित प्रबुद्ध समाज सम्मेलन श्रद्धांजलि से ज्यादा राजनीतिक संदेश का मंच बन गया। अखिलेश यादव ने जनेश्वर मिश्र को समाजवादी आंदोलन का बड़ा चेहरा बताते हुए ब्राह्मण समाज को सम्मान देने का संदेश दिया और साफ संकेत दिया कि 2027 की लड़ाई में सपा सिर्फ पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि ब्राह्मण मतदाताओं को भी अपने साथ जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। अखिलेश ने योगी सरकार पर कई मोर्चों से हमला बोला। उन्होंने बिना नाम लिए विकास दुबे एनकाउंटर का जिक्र करते हुए कहा कि जिस दिन गाड़ी पलटी थी उस दिन गाड़ी नहीं, सरकार पलटने से बच गई थी। इतना ही नहीं, उन्होंने दावा किया कि समय आने पर सैटेलाइट इमेज सामने आएगी जिससे पूरी कहानी साफ हो जाएगी। राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गड़बड़ी के मुद्दे को उठाते हुए भी उन्होंने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि हिंदू धर्म में दान की रसीद नहीं मांगी जाती, लेकिन अब रसीदों की राजनीति हो रही है। स्वास्थ्य व्यवस्था, प्रशासनिक कार्यशैली और सामाजिक असमानता जैसे मुद्दों को भी उन्होंने बीजेपी सरकार के खिलाफ हथियार बनाया। लोग पीडीए की बात करते हैं और पीडीए की नई नई परिभाषा बनाते हैं। जब से पीडीए से वो लोग हारे हैं तब से पीडीए की नई नई परिभाषा बना रहे हैं वो लोग, लेकिन वो लोग भूल गए हैं पीडीए में पीडी पंडित का ही शुड फॉर्म है। जो लोग पीडीए की परिभाषा समय समय पर दूसरी बनाते हैं वो जान लें कि पीडीए में पीडी जो है वो पंडित का शॉर्ट फॉर्म है, और जितनी पीड़ा दोगे, पीड़ा बढ़ाओगे, उतना ही पीडी और मजबूत दिखाई देगा। भारत की धरती पर अगर एक भी उदाहरण हो कि जहां पर हमारे पूजनीय शंकराचार्य जी को स्नान करने से रोका गया हो, त्रिवेणी में स्नान नहीं कर सकते हैं, उन्हें धरना देना पड़ा। उन्होंने अपनी मांग रखी थी, मांगों को नहीं माना और उन्हें धरना देना पड़ा, लेकिन धरने के बावजूद उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। जो हमारा सबसे बड़ा आत्मसम्मान होता है, जो एक ब्राह्मण समाज के लिए सबसे प्रतिष्ठित चीज है, धार्मिक चीज है, उन बटकों के साथ कितना अपमान इस सरकार ने किया वो कोई भूल नहीं सकता है। बटकों के साथ जो अपमान किया और पूजनीय शंकराचार्य जी को डराने के लिए उन पे कौन सा मुकदमा लगाया था? पॉस्को वाला लगाया था, झूठा मुकदमा। कौन सा मुकदमा लगाया था? झूठा पॉस्को वाला। लेकिन हमें खुशी है इस बात की कि पूजनीय शंकराचार्य झुके नहीं और वो अपनी मांगों को लेकर के डटे रहे। बाद में पूरे प्रदेश में भी जगह जगह गए। हमें खुशी है कि समाजवादियों ने बड़े पैमाने पर उनका सम्मान करने का काम किया। यहाँ जितने लोग मौजूद हैं वो किसी न किसी रूप में उनके साथ खड़े दिखाई दिए हैं। ये दूसरों पे आरोप लगाते थे कुछ, लेकिन हमें खुशी है कि युवाओं ने उन्हें सबक सिखा दिया है और अभी चुनाव में जब वोट पड़ेगा उस समय पता लगेगा कि इनके खिलाफ कितना मतदान होने जा रहा है।
हम आपको बता दें कि ब्राह्मणों को लेकर अखिलेश का यह नया दांव इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह वर्ग लंबे समय तक सत्ता की धुरी रहा है। आजादी के बाद शुरुआती दशकों में ब्राह्मण मतदाता मुख्य रूप से कांग्रेस के साथ रहे। मंडल कमंडल की राजनीति के दौर में उनका बड़ा हिस्सा बीजेपी की ओर चला गया और राम मंदिर आंदोलन ने इस रिश्ते को और मजबूत किया। हालांकि 2007 में मायावती ने ब्राह्मण दलित सोशल इंजीनियरिंग के सहारे पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर यह साबित कर दिया था कि ब्राह्मण वोट पूरी तरह किसी एक दल की स्थायी जागीर नहीं है। लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में मोदी के उभार के बाद से यह वर्ग बीजेपी के साथ रहा, लेकिन तमाम कारणों के चलते ब्राह्मण बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं, जिसके चलते अब एक बार फिर यही वर्ग सभी राजनीतिक दलों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। यही वजह है कि बहुजन समाज पार्टी भी इस मुकाबले में पीछे नहीं है। मायावती पहले ही ब्राह्मण उम्मीदवारों को टिकट देने और उन्हें सम्मानजनक भागीदारी देने की रणनीति का ऐलान कर चुकी हैं। उनका दावा है कि ब्राह्मणों सहित सवर्ण समाज के हित सबसे सुरक्षित बीएसपी में हैं और 2007 जैसा समीकरण दोबारा बन सकता है। ऐसे में साफ है कि 2027 के चुनाव में ब्राह्मण वोटों के लिए बीजेपी, सपा और बसपा के बीच त्रिकोणीय राजनीतिक प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी। उधर उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र भी इसी राजनीतिक तल्खी की भेंट चढ़ गया है। विपक्ष के लगातार हंगामे के बीच सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। सत्र समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर लोकतंत्र और विकास विरोधी राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने अनुपूरक बजट, शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के मानदेय बढ़ाने जैसे जनहित के मुद्दों पर चर्चा तक नहीं होने दी। योगी ने दावा किया कि उनकी सरकार ने शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाने के साथ 5 लाख रुपए तक की कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा भी उपलब्ध कराई है, लेकिन विपक्ष का मकसद केवल व्यवधान पैदा करना था। जो अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक चेहरा है वो एक बार फिर से विधानसभा सत्र के दौरान देखने को मिला है। विधानसभा सत्र को हंगामे के हवाले करना, प्रदेश के युवाओं, किसानों, महिलाओं और गरीबों के साथ भारी अन्याय है। मानसून सत्र में युवाओं के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, आधी आबादी महिलाओं के लिए और गरीबों के लिए नई स्कीम, नई योजनाएं प्रारंभ हो, युवाओं के एम्प्लॉयमेंट के लिए, उनकी स्किलिंग के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए कोई नई योजना घोषित हो सके, गरीबों के कल्याण के लिए कुछ नए कार्यक्रम आगे बढ़ सकें और महिलाओं के सम्मान और उनके स्वावलंबन के लिए भी कुछ अतिरिक्त प्रयास आगे बढ़ें। इसके लिए हम लोग 59,000 करोड़ रुपए से अधिक की अनुपूरक बजट को भी लेकर के आए थे, जिनके लिए इन सभी मदों में धनराशि की व्यवस्था भी थी। नई योजनाओं को घोषित करने के लिए चर्चा विधानसभा में हो सके, इसके लिए उन कार्यक्रमों के साथ हम लोग आए थे। लेकिन समाजवादी पार्टी के नकारात्मक रवैये के कारण युवाओं के मुद्दे पर, अन्नदाता किसानों के मुद्दे पर, महिलाओं के स्वावलंबन के मुद्दे पर या गरीबों के लिए बनने वाली वेलफेयर की अन्य स्कीमों के मुद्दे पर सदन में समाजवादी पार्टी ने कोई चर्चा नहीं होने दी। इनका ये आचरण असंवैधानिक भी है, युवा विरोधी है, किसान विरोधी है, महिला विरोधी है
और गरीब विरोधी भी है। 59,000 करोड़ रुपए से अधिक का अनुपूरक बजट इन नई मांगों के साथ साथ प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर की स्ट्रेंथनिंग के लिए एक्सप्रेस वे के नेटवर्क को और बेहतर बनाने के लिए जो माननीय जनप्रतिनिधियों ने डिमांड की थी, उसके लिए भी धनराशि का प्रावधान किया है। हमने प्रदेश के अंदर उस तबके के लिए जो अब तक प्रदेश के विकास में मजबूती के साथ लग करके काम कर रहा था, आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, रसोइया, ग्राम चौकीदार, आपके कोटेदार, इन सब के साथ साथ उस हरेक तबके को छूने का प्रयास किया था जिनके मानदेय बढ़ने हैं। निराश्रित महिला पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन में भी वृद्धि हो, चर्चा हो। जो लोग अब तक इन योजनाओं से जुड़ नहीं पाए थे, उन लोगों को जोड़ने का प्रावधान हो। इन सब पे सदन में चर्चा हो। लेकिन समाजवादी पार्टी का नकारात्मक रवैया सदन में और माननीय सदस्यों के द्वारा उठाए जाने वाले इन महत्वपूर्ण मांगों को मजबूती के साथ आगे बढ़ा सके, इसमें रुकावट बनी। लेकिन उस सब के बावजूद विधानसभा ने सप्लीमेंट्री डिमांड को पारित किया है और पारित करने के साथ ही बहुत शीघ्र इन सभी तबके के लिए, मैंने जो कल भी कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आउटसोर्सिंग कमीशन का गठन कर दिया है। एक न्यूनतम मानदेय हर एक आउटसोर्सिंग कर्मी को प्राप्त हो और उसको हर प्रकार की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी प्राप्त हो, उसको हम अगले बहुत शीघ्र उसको आगे बढ़ाने जा रहे हैं। उसके लिए धनराशि की व्यवस्था हमने बजट में कर दी है। आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, रसोइया, ग्राम चौकीदार या कोठेदार, इन सब के इंसेंटिव और इनके मानदेय को बढ़ाने के लिए भी धनराशि की व्यवस्था हम लोगों ने बजट में की हुई है और उसको भी हम अब विधानसभा से बजट पारित होने के उपरांत विधान परिषद में पारित होगा। विधान परिषद से पारित होने के उपरांत फिर इस बजट को हम लोग अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से उस तबके तक पहुंचाने का काम भी करेंगे। समाजवादी पार्टी का यह चरित्र इस तबके को अपमानित करने वाला है, जो अल्प मानदेय प्राप्त करने के बावजूद प्रदेश के विकास के लिए और 25 करोड़ जनता जनार्दन की सेवा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। इससे पहले भी इन्होंने शिक्षा मित्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया था। हमारी सरकार ने शिक्षा मित्रों के मानदेय को 10,000 से बढ़ा करके 18,000 किया है। पहले 3,000 ये मानदेय मिलता था, हमने 3,000 से 10,000 किया, 10,000 से 18,000 किया और उन्हें 5 लाख रुपए की कैशलेस की सुविधा भी उपलब्ध करवाई। अनुदेशकों को प्रदेश में 9,000 मिलता था, उन्हें 17,000 रुपए उनका मानदेय किया और उन्हें कैशलेस की सुविधा भी उपलब्ध करवाई। बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा से जुड़े हुए जितने भी शिक्षक हैं, इनके मानदेय को इनको कैशलेस की सुविधा उपलब्ध करवाई। अन्य तमाम तबके के लिए बेहतरीन स्कीम को लेकर के, योजनाओं को लेकर के हम सप्लीमेंट्री डिमांड्स में आए थे और इन सब के साथ साथ सामाजिक न्याय के लिए अपना जीवन समर्पित होने वाले उन सभी महापुरुषों के लिए, जिनमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं,
जिनमें महर्षि वाल्मीकि जी हैं, संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी महाराज हैं, सामाजिक न्याय के पुरोधा के रूप में और महिला शिक्षा का पुरजोर समर्थन करने वाले संत ज्योतिबा फुले हैं, साहू जी महाराज हैं। इन सभी लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी हैं। इन सब के बारे में भी हम लोगों ने इस बजट में चूंकि प्रावधान किया है 407 करोड़ रुपए उनकी मूर्तियों पे छाजन लगाने और सुरक्षित पार्क के लिए, बाउंड्री वाल के लिए इतनी धनराशि की व्यवस्था इस सप्लीमेंट्री डिमांड्स में थी, वह न पास हो, इसके लिए समाजवादी पार्टी ने लगातार सदन की कार्रवाई को बाधित किया, लगातार व्यवधान पैदा करने का लगातार प्रयास किया। लेकिन इनके व्यवधान के बावजूद सप्लीमेंट्री डिमांड्स विधानसभा से पारित हुई है। विधानमंडल से पारित होने के उपरांत ये सभी कार्य तय सीमा के अनुरूप आगे बढ़ेंगे और सामाजिक न्याय के सभी पुरोधाओं को, सभी महापुरुषों को भी सम्मान मिलेगा। समाजवादी पार्टी के दोहरे चरित्र के खिलाफ, जो दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, युवा विरोधी है, किसान विरोधी है, महिला विरोधी है, गरीब विरोधी है, इन सब चेहरे का उजागर आज उत्तर प्रदेश सदन ने किया है कि इन लोगों का चेहरा और लोकतांत्रिक और संवैधानिक और इस पूरे तबके के साथ अन्याय करने वाला रहा है, अनर्थ करने वाला रहा है। समाजवादी पार्टी के इस अलोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवहार को, जो शर्मनाक व्यवहार लगातार सदन में देखा गया है, हम इसकी निंदा करते हैं और प्रदेशवासियों को इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं कि डबल इंजन की एनडीए सरकार ने पिछले 9-9.25 वर्ष के अंदर जिस प्रतिबद्धता के साथ समाज के प्रत्येक तबके के हितों के लिए कार्य किया है, उसी प्रतिबद्धता के साथ यह अभियान बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके आगे बढ़ेगा। बहरहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब नारे भी हथियार हैं और उनकी परिभाषाएं भी। योगी हर मौके पर पीडीए की नई व्याख्या गढ़कर सपा पर हमला बोल रहे हैं, तो अखिलेश उसी पीडीए में पंडित जोड़कर बीजेपी के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मायावती भी ब्राह्मण कार्ड खेल चुकी हैं। ऐसे में यह साफ है कि अगले साल का विधानसभा चुनाव सिर्फ विकास और कानून व्यवस्था पर नहीं, बल्कि नारों, जातीय समीकरणों और राजनीतिक प्रतीकों की जंग पर भी लड़ा जाएगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।